नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है झांसी के बबीना से। झांसी के बबीना ललितपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में ये भीषण हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 27-28 लोग थे जो हादसे के शिकार हुए हैं। घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। ये हादसे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। झांसी हाईवे का यह पूरा मामला है। बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 27 से 28 लोग शामिल थे। 2 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है और 8 से 10 लोग बुरी तरह घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। हादसे में 3 मरीजों की हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। दीपक जौहरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक, ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दीपक जी, ये झांसी बबीना ललितपुर का हाईवे है जिस पर की ट्रैक्टर व ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हुई। बबीना में एक शादी समारोह से सवार होकर ये अलगी गांव दिनारा के पास जो एक अलगी गांव है, इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 27 से 28 लोग सवार थे जो कि ललितपुर बबीना हाईवे से अपने दिनारा के गांव की तरफ लौट रहे थे। जहां पर कि पीछे से एक बालू से भरे हुए डंपर ने उनमें इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मौके पर ही एक महिला व एक पुरुष की जो लगभग 60 वर्ष से ऊपर है, उन दोनों की तत्काल वहां पर मृत्यु हो गई। बाकी लोगों को तुरंत पुलिस और ग्रामीणों की सहायता से मौके पर तुरंत ही एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी पहुंचे और वहां पर तमाम पुलिस वालों और ग्रामीणों की मदद से तुरंत उनको घायलों को, जो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है, जिसमें कई गंभीर घायल लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जी बिल्कुल दीपक, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। तस्वीर भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके की घटना हुई है। घटने में जिस तरीके की जानकारी आ रही है और हमारे संवाददाता दीपक भी दे रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, अन्य लोग घायल हैं। अगर दीपक बात की जाए तो जानकारी ये भी सामने आ रही, कुछ मरीज लोग भी बैठे हुए थे, उनकी हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। जी, वहां पर एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 27-28 लोगों का भरना भी अपने आप में एक ऐसा विषय तो हो ही जाता है कि उसमें नहीं बैठने चाहिए इतने लोगों को। और जो कि कुछ वृद्ध लोग भी थे, उसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे जो कि टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। बिल्कुल दीपक, तो ज्यादा सवारी भरी हुई थी, उसके साथ ही डंपर पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी है जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा मामला है, बड़ा हादसा हुआ है झांसी ललितपुर और बीना नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका था, लेकिन बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान गई है और कई लोग बुरी तरह घायल हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के भदोही में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है। राज्यपाल मिश्र ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया है। कलराज मिश्र ने कहा है कि सरकार ने किसानों को कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश की, लेकिन वे निरस्त करने पर अड़े रहे। ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने महसूस किया है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। अभी समय अनुकूल नहीं है, इसीलिए यह बिल दोबारा आ सकता है। कलराज मिश्र ने भदोही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन कर रहे थे, कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बड़ा बयान कलराज मिश्र ने दिया है। कलराज मिश्र ने कहा है कि फिर से यह 3 कानून लग सकता है, यानी कि फिर से इसको स्टैंड किया जा सकता है। इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की। इसका जो सकारात्मक पक्ष है हम किसानों को समझा लेंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे और इस बात पर मजबूत थे कि तीनों कानून वापस ले जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानूनी संबंध में घर बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा। लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून जो किसान लगातार इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वापस ले लेना चाहिए और बड़े शालीनतापूर्वक उसको वापस लिया है।
चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में हुई अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस अफसर देश के भीतर उभर रही सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहे, जिसके बाद अलग अलग राज्यों के डीजीपी अपने प्रेजेंटेशन दिए। इसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मौजूद रहे। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री इतना लंबा समय यूपी में बिता रहे। आपको बता दें कि रविवार यानी कि आज प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस में आखिरी संबोधन देने के बाद शाम 4 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 56वें अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सभी प्रदेश के डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के चीफ ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए किए गए उल्लेखनीय कामों का प्रेजेंटेशन भी दिया है। यूपी पुलिस की तरफ से ये प्रेजेंटेशन एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने दिया है। यूपी पुलिस की तरफ से दिए गए प्रेजेंटेशन में माफिया राज को खत्म करने की दिशा की कार्रवाई सबसे अहम रही है। प्रदेश के बड़े माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे, जब्त की गई उनकी संपत्तियां, सीज किए गए बैंक खाते, गिरफ्तारियां और उनकी प्रॉपर्टी पर चले बुलडोजर समेत अन्य कार्रवाइयों का प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है। इसके अलावा अवैध धर्मांतरण के एटीएस की तरफ से हुई कार्रवाइयां, आतंकी संगठनों से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक अपराध के बड़े मामलों में ईओडब्ल्यू की तरफ से उठाए गए ठोस कदमों को प्रेजेंटेशन में शामिल किया गया था। सीएम योगी आज यानी कि 21 नवंबर की शाम 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं। सीएम योगी मानबेला में पीएम आवास योजना के तहत जीडीए की ओर से बनाए जा रहे आवासीय लोकार्पण कर लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। आपको यह भी बता दें कि जीडीए की ओर से मानबेला में 1488 आवासों का निर्माण कराया गया है। सिर्फ 500 रुपए में आवंटित पीएम आवास की रजिस्ट्री करा सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि अब तक 14 मकानों का आवंटन भी किया जा चुका है। इस योजना के तहत बने मकानों की कीमत 4,50,000 रुपए है। इसमें 2.5 लाख रुपए सरकार की ओर से जबकि 2 लाख आवंटी को देने हैं। जीडीए आवासीय परिसर को निःशुल्क वाईफाई सुविधा से लैस मिलेगा। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के महानगर का दर्जा दिया है और कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में नगर विकास विभाग की ओर से इस बाबत लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलनी है और इसके लिए किसी भी शहर में 40 लाख की आबादी के साथ उसे महानगर का दर्जा मिलना जरूरी था, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रेल ट्रांजिट परियोजना में 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कॉरिडोर श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक बनेगा। इसकी लंबाई 15.14 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर में 14 स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नौसड़ चौराहे तक बनेगा। पीलीभीत से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने पीएम मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का जोरदार स्वागत किया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एमएसपी पर कानून बनाने का मुद्दा भी वरुण गांधी ने उठाया है। वरुण गांधी ने कहा है कि अगर ये निर्णय पहले ही ले लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि न होती। साथ ही कहा है कि आंदोलनरत किसानों पर हुई एफआईआर को भी सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जेल में बंद मुख्य आरोपी आनंद गिरि और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने लगभग 2 महीने तक चली लंबी जांच पड़ताल के बाद सीजेएम कोर्ट में आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में अब तक करीब 152 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2021 की तारीख तय की है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी हर वर्ग के मतदाताओं को अपनी तरफ करने में जुटी हुई है और इस क्रम में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी परिवर्तन यात्रा लेकर चंदौली पहुंचे हैं।
4 दिवसीय परिवर्तन यात्रा में पहला पड़ाव चंदौली था, जहां पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय विधानसभा की दुल्हीपुर में सभा को संबोधित किया। यह इलाका मुस्लिम बहुल्य है, तो मुस्लिम मतदाताओं को समाजवादी पार्टी की नीतियां बताई गई और समाजवादी पार्टी की ओर से किए गए कार्यों को भी गिनाया गया। रायबरेली में आरएसएस की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यात्रा पूरे जिले में भ्रमण करेगी। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती 19 नवंबर के विजय दिवस यानी कि 16 दिसंबर तक चलने वाली यात्रा की शुरुआत भारत माता मंदिर से हुई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को भारत के इतिहास से अवगत कराना है। जनता से वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगाने को यूपी में 3 विशेष अदालत बनाई जाएगी, जिसके जरिए साइबर क्राइम के जरिए धन उड़ा ले जाने, बिल्डरों की ओर से रकम हड़प लेने और फर्जी वित्तीय संस्थाओं पर रोक सकेगी। और ये अदालतें फिलहाल लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में स्थापित होंगी। इन अदालतों में वित्तीय मामलों से जुड़े अपराधियों के मुकदमे में सुनवाई होगी, जिसमें पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। वहीं इस तरह की गतिविधियों से शामिल अपराधियों को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी। इसके जरिए अपराधियों को अधिकतम 10 साल की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना दोनों सजा मिल सकती है। इसका मकसद है साइबर क्राइम के जरिए ठगी करने और गड़बड़ी करने वाले बिल्डरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना। प्रदेश के सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इससे निजी कार्यक्रम में शामिल होने उत्तराखंड के रुद्रपुर के लिए भी रवाना हो गए। कृषि कानून पर सपा जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है और प्रेमपाल सिंह ने 3 कृषि कानून वापस लेना मोदी की चाल साजिश बताया है। साथ ही कहा है कि चुनाव का समय है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने चाल खेली है। हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र में गंगई में 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे महंत की हालत खराब हो गई। हालांकि पुलिस ने महंत से संपर्क स्थापित किया है, लेकिन महंत का कहना है कि उनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र में जूतों की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में सीएम की सुरक्षा में तैनात तेज कुमार सिंह नामक पुलिसकर्मी ने अपने आवास पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। कानपुर देहात के रसूलाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में चलती बाइक में आग लग गई, जिसके बाद चलती बाइक से कूदकर बाइक सवारों ने जान बचाई। वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में तिगरी मेले में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के साले पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र में काली नदी से युवक का शव बहता हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में बरबा फार्म में राजस्व सूचना निदेशक गोरखपुर के 5 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान तस्करी के माध्यम से नेपाल से लाए गए कनाडा का मटर और अर्जेंटीना का मक्का भारी मात्रा में बरामद किया गया। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैक्टर बाइक के बीच भिड़ंत हो गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए समिति मध्य प्रदेश से अपने गांव जा रहे थे, इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। आगरा के फतेहाबाद मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। फतेहाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी और घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने अधेड़ के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और पैर की उंगली काटकर अलग कर दी। जिसके बाद शोर मचाने पर पड़ोसियों ने बचाया और अस्पताल में भर्ती किया। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में 2 ईसाई धर्म के प्रचारकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन से धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे 3 ईसाई धर्म प्रचारकों को गिरफ्तार किया है।
आगरा की एतमादौला पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी की लूट का 1 घंटे में खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि गाड़ी में बैठे मोटर ड्राइवर को ट्रांस यमुना में धक्का मारकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सूचना मिलने पर 1 घंटे के अंदर छलेसर और गाड़ी सहित 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच के केसरगंज इलाके में एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। युवक सुबह अपने खेत पर गया था, तभी कुछ लोगों ने उसके ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर मौत की घाट उतार दिया। गाजियाबाद के डाफना क्षेत्र में तेंदुआ दिखा, जिससे वन रक्षक सहित 2 लोगों को घायल भी किया। वहीं तेंदुओं का सीसीटीवी सामने आया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने में जुट गई है। यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। अफीम तस्कर गैंग की सरगना महिला है। वहीं पकड़े गए 3 तस्करों के पास से 3 करोड़ रुपए की कीमत का फाइन क्वालिटी की 3 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस अब अफीम खरीदारों की तलाश कर रही है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से काटकर मौत की घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यापारी ने पत्नी और बेटे की हत्या कर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घरेलू कलह के चलते घटना होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की के दुर्गा कॉलोनी में विवाहित का शव कमरे में लटका हुआ मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन समय से मृतक विवाहिता के परिजन रुड़की नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते पोस्टमार्टम नहीं हो सका। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के बैनर तले जनपद उधम सिंह नगर में रुद्रपुर स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग के सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूर्णकाल बहिष्कार पे चल रहे हैं। दरअसल पिछले काफी समय से पूरे प्रदेश के परिवहन विभाग के कर्मचारी विभागीय पदोन्नति को लेकर अपनी मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी न होने के चलते प्रदेश के परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला लिया है। 1 साल तक कोरोना से प्रभावित रही बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा इस बार काफी हद तक पटरी पर लौट आई। पिछले साल की तुलना में इस बार बद्रीनाथ धाम में मत्था टेकने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में पिछले साल 1,45,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे, जबकि इस साल 1,94,000 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। 18 सितंबर से रोजाना 1,000 तीर्थयात्रियों के धाम तक जाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद 5 अक्टूबर से धाम जाने की सभी पाबंदी हटा दी गई और सभी तीर्थयात्रियों को धाम में जाने की छूट दी गई। इसके बाद धाम में प्रतिदिन तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ता रहा। कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद धामी सरकार अब उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने के दबाव में आ गई है। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से बोर्ड को भंग करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा है कि सरकार साफ करे कि उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बैकुंठापुर में 2 दिन से लापता युवक का खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। बरेली के मीरगंज में रामलीला मेले के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही। रामलीला में बार बालाओं के डांस की वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। आगामी चुनाव को लेकर केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। ऑटो टैक्सी चालकों से संवाद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड में सरकार बना दो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, इस तरीके की बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही है कि हमारी सरकार बना दो, बाकी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं।
उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सरकार बना दो, सभी ने सहयोग दिया, आप भी एक मौका देकर देखो, बीजेपी कांग्रेस को वोट देना भूल जाओगे। इस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल ने कही। विकास खरे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, आज केजरीवाल हरिद्वार पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं अब? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें आज अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जो है यहाँ पर बात कही कि जिस तरह से जो है अजमेर और आपका अयोध्या में जो है फ्री दर्शन कराएंगे, जिस तरह से वहां पर तीर्थ यात्री वहां पर पहुंचेंगे तो उनका जो है कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो साफ तौर पर यह कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी की पार्टी आती है तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो युवा को रोजगार भी देंगे और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी कहीं बेहतर सुधार होंगे। इस तरह की जो है उन्होंने आज ऐलान किया, तो कहीं न कहीं आज जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें भी काफी खुशी की लहर है। अभिषेक बिल्कुल विकास, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में उभर रही है और जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं केजरीवाल, तो उसका प्रभाव भी उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।